नेहरू शिक्षा महाविद्यालय हिंडौन सिटी राजस्थान की ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः सभी प्रशिक्षणार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम सब लोग अध्ययन करते हैं अभिप्रेरणा के प्रकार का। तो आइए अध्ययन करते हैं अभिप्रेरणा के प्रकार। इसके पूर्व हम सब लोगों ने अभिप्रेरणा के बारे में अध्ययन किया था और अभिप्रेरणा का अर्थ, परिभाषा और उसकी विशेषताओं के बारे में हमने देखा था कि अभिप्रेरणा एक प्रकार का व्यक्ति की वो अवस्था है जो आंतरिक रूप से उसे किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है। और हमने अभिप्रेरणा के बारे में ये देखा था कि व्यक्ति की जो आवश्यकताएं होती हैं, उन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए या उन आवश्यकताओं के उत्पन्न होने पर व्यक्ति में एक अंतर्नोद उत्पन्न हो जाता है। अंतर्नोद जो है व्यक्ति में उद्वेलन उत्पन्न करता है और उद्वेलन जो है वो व्यक्ति के व्यवहार को लक्ष्य निर्दिष्ट कर देता है और लक्ष्य निर्दिष्ट व्यवहार जो है वो उपलब्धि अर्जित करता है और उपलब्धि अर्जित करने पर या प्राप्त होने पर उद्वेलन में कमी आ जाती है और कुछ समय के लिए व्यक्ति जो है वो शांत हो जाता है या संतुष्ट हो जाता है। लेकिन मानव जीवन ऐसा है कि पुनः उसमें आवश्यकता उत्पन्न हो जाती है और फिर वही अंतर्नोद, उद्वेलन और लक्ष्य निर्दिष्ट व्यवहार, उपलब्धि, उद्वेलन में कमी, आवश्यकता का चक्र जो है लगातार चलता रहता है, जिसे हमने अभिप्रेरणा के चक्र के रूप में देखा और समझा था। अब प्रश्न उपस्थित होता है कि ये जो अभिप्रेरणाएं होती हैं ये मुख्यतः कितने प्रकार की होती हैं। तो सामान्यतया अभिप्रेरणा को हम दो वर्गों में बांटते हैं। आइए हम देखते हैं। पहली अभिप्रेरणा जो होती है उसे हम आंतरिक अभिप्रेरणा कहते हैं। आंतरिक अभिप्रेरणा कहते हैं और सबसे पहले हम आंतरिक अभिप्रेरणाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। तो आंतरिक अभिप्रेरणा से तात्पर्य है कि ये अभिप्रेरणाएं जो होती हैं व्यक्ति की आंतरिक स्थिति की सूचक होती हैं और इन्हें एक प्रकार से जैविक अभिप्रेरणा भी कहा जा सकता है। अब देखें, कुछ मूलभूत जो आंतरिक अभिप्रेरणाएं हैं प्रारंभ में माना जाता था कि ये मूल प्रवृत्ति पर आधारित होती हैं और हम सब लोग जानते हैं कि व्यक्ति की जो मूल प्रवृत्तियां हैं वो 14 हैं। तो व्यक्ति की जो मूल प्रवृत्तियां हैं वो व्यक्ति को किसी कार्य को करने के लिए अभिप्रेरित करती हैं या बाध्य करती हैं। जैसे कुछ जैविक प्रमुख रूप से अभिप्रेरक जो हैं जिनका नाम उल्लेख यहाँ पर किया जा सकता है, जैसे देखिए भूख है, प्यास है, नींद है, ये जैविक अभिप्रेरक के रूप में हमारे सामने आते हैं और इनको कहा जा सकता है कि ये प्रत्येक व्यक्ति में पाए जाते हैं। और भूख प्रत्येक व्यक्ति को लगती है और भूख लगने के कारण व्यक्ति भोजन अन्वेषण की प्रक्रिया या कार्य में संलग्न हो जाता है। प्यास प्रत्येक व्यक्ति को पानी पीने की आवश्यकता जब महसूस होती है, प्यास लगती है, ये जैविक अभिप्रेरणा है और प्रत्येक व्यक्तियों में ये पाई ही जाती है, कह सकते हैं प्रत्येक प्राणियों में पाई जाती है। इसके अलावा जाहिर सी बात है नींद है, इसके अलावा काम है या संग्रह प्रवृत्ति है, भय है या कह लीजिए हास्य भाव है। बहुत सारी मूल प्रवृत्तियां जो हैं जिनको हम 14 जानते हैं, मैकडूगल के द्वारा मूल प्रवृत्तियों की व्याख्या की गई है। तो यहाँ पर मूल प्रवृत्तियों का उल्लेख हम इस रूप में करते हैं कि एक प्रकार से मनोवैज्ञानिक आधार पर कहा जा सकता है कि मूल प्रवृत्तियां जो होती हैं वह एक प्रकार से अभिप्रेरणा या अभिप्रेरक का कार्य करती हैं। इसके अतिरिक्त आइए हम विचार करते हैं कि और कौन सी आंतरिक अभिप्रेरणाएं हैं जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं या कार्य करने के लिए व्यक्ति को बाध्य करती हैं। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि जो आंतरिक अभिप्रेरणा है उसमें जैसे हम देख सकते हैं उपलब्धि की आकांक्षा। ध्यान देने वाली बात यह है कि उपलब्धि की आकांक्षा, मनुष्य एक ऐसा प्राणी है या कह सकते हैं कि मनुष्य जो है वो सदैव उपलब्धि अर्जित करना चाहता है। ये प्रत्येक व्यक्तियों में समान नहीं होती। उपलब्धि की आकांक्षा कुछ में कम होती है, कुछ में
में ज्यादा होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जरा सी उपलब्धि में संतुष्ट हो जाते हैं, जबकि व्यवहार में प्रायः देखा गया है कुछ लोग बड़े महत्वाकांक्षी होते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट, सिकंदर या महात्मा गांधी के बारे में कहा जा सकता है, या बहुत सारे ऐसे अनगिनत उदाहरण बताए जा सकते हैं। प्लेटो, रूसो, अरस्तु, जितने भी महाराणा प्रताप, जितने भी ये व्यक्ति थे, इनके अंदर जो उपलब्धि की आकांक्षा थी वो अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा ज्यादा प्रबल थी, और ज्यादा प्रबल होने के कारण इनके द्वारा जो कार्य किया गया वो सामान्य व्यक्तियों से अलग हट करके किया गया। और कुछ व्यक्तियों में ये उपलब्धि बड़ी सामान्य अवस्था में होती है, केवल उनको भोजन मिल जाए, रोटी कपड़ा और मकान मिल जाए तो वो संतुष्ट हो जाते हैं। उपलब्धि के स्तर को हम देख सकते हैं, जैसे देखिए यश, सम्मान, इन सब चीजों के लिए व्यक्ति जो है आंतरिक रूप से प्रेरित होते हैं और इनको प्राप्त करने का प्रयत्न करते रहते हैं। तो हम कह सकते हैं ये जो उपलब्धि का स्तर होता है या उपलब्धि की आवश्यकता होती है, एक प्रकार से व्यक्तियों में ये आंतरिक अभिप्रेरणा के रूप में कार्य करती है। और दूसरा हम कह सकते हैं संबंधन की आवश्यकता, संबंधन की आवश्यकता। ध्यान देने वाली बात यह है कि मनुष्य जो है वो एक सामाजिक प्राणी है, और मनुष्य सामाजिक प्राणी है तो प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि दूसरे व्यक्तियों के साथ उसके संबंध अच्छे हों। अरस्तु महोदय ने कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। आगे उन्होंने बात को बढ़ाते हुए कहा मनुष्य स्वभाव से ही सामाजिक प्राणी है, अर्थात मनुष्य जो है आंतरिक रूप से सामाजिक प्राणी है। और ये प्रवृत्ति या ये आकांक्षा या ये अभिप्रेरणा केवल मानव में नहीं पाई जाती है वरन अन्य पशुओं में भी पाई जाती है। तो संबंधन की आवश्यकता जो होती है व्यक्ति में, एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि वो आंतरिक अभिप्रेरणा के रूप में कार्य करती है, और जिसके कारण व्यक्ति जो है वो दूसरे व्यक्तियों के साथ संतुष्टि अनुभव करता है। इसको हम संग्रह वृद्धि से भी जोड़ सकते हैं। जैसे प्रत्येक व्यक्ति चाहता है संबंधन या संतति पालन से जोड़ सकते हैं। प्रत्येक प्राणी चाहता है कि उसकी अगली पीढ़ी आगे बढ़ती रहे, या प्रत्येक प्राणियों में संचय की प्रवृत्ति होती है। तो ये सारे कार्य संबंधन की आवश्यकता से जुड़े हुए हैं, और ये आवश्यकताएं व्यक्ति की जो हैं उसको कार्य करने के लिए क्या करती हैं, प्रेरित करती हैं। और अगला हम कह सकते हैं आंतरिक जो अभिप्रेरणा है उसको हम चिंता के रूप में देख सकते हैं। जाहिर सी बात है कि प्रत्येक व्यक्ति जो है वो अपने भविष्य को लेकर, वर्तमान को लेकर चिंतित रहता है कि ये क्या चीज है, कैसे होगा, क्या करेंगे। तो चिंता भी एक तरह से आंतरिक अभिप्रेरणा के रूप में कार्य करती है, और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है। तुलसीदास जी के शब्दों में कहा जा सकता है सबसे भले वे मूढ़ी जिन्हें न व्यापी जगत गति, अर्थात इस संसार में वही व्यक्ति संतुष्ट हो सकते हैं या उनको चिंता नहीं हो सकती है जो मूढ़ या मूर्ख है। अगर व्यक्ति जरा सा भी बुद्धिमान है तो वो इस परिस्थिति को या वातावरण को देखकर चिंतित होता है और वातावरण या परिवेश में परिवर्तन लाना चाहता है। तो ये जो वातावरण में वो परिवर्तन लाना चाहता है, परिवेश में परिवर्तन लाना चाहता है, परिस्थितियों में सुधार करना चाहता है, तो यही उसको अभिप्रेरित करने का कार्य करते हैं, और व्यक्ति जो है वो आगे की तरफ कार्य करने के लिए या आंतरिक दफाएं उसको क्रियाशील बनाती हैं। तो हम कह सकते हैं कि चिंता भी एक प्रकार से, अब चिंता से जुड़े हुए तत्व भरनाफा कुंठा वो अलग से आ जाएंगे। इसके अतिरिक्त हम कह सकते हैं कि अन्वेषण एवं जिज्ञासा, अन्वेषण एवं जिज्ञासा ये भी एक प्रकार से आंतरिक अभिप्रेरणा के रूप में कार्य करते हैं। प्रत्येक व्यक्तियों में अन्वेषण या जिज्ञासा की मनोदशा या स्थिति भिन्न भिन्न प्रकार से होती है। कोई व्यक्ति अधिक जिज्ञासु होता है, उसमें अन्वेषण की क्षमता भी अधिक होती है। उदाहरण के लिए कहा जा सकता है कि
न्यूटन जब अपने बगीचे में सो रहे थे, उनके ऊपर पेड़ गिरा, तो वो घटना पहली बार नहीं हुई थी। इसी तरह से मात्र केवल जेम्स वाट के सामने ही केतली का ढक्कन बार बार ऊपर नहीं उठा था। या हम कह सकते हैं बहुत सारी ऐसी घटनाएं जो ज्ञान विज्ञान की खोज का कारण बनती हैं। तो व्यक्ति की आंतरिक अभिप्रेरणा जो है वो रहस्यों का पता लगाने के लिए या उनका मूल उद्गम जानने के लिए या उनका स्रोत या कारक पता करने के लिए उसको अभिप्रेरित करती हैं। तो कुछ व्यक्तियों में ये मनोदशा या अभिप्रेरणा अधिक पाई जाती है कि वह अधिक जिज्ञासु होते हैं, या हम कह सकते हैं कि वह व्यक्ति जो होते हैं उनके अंदर अभिप्रेरणा के रूप में ये कार्य करती है, और ये कार्य जो है जिज्ञासा और अन्वेषण की जो भावना है उनकी, वो आंतरिक रूप से उनको कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। तो एक प्रकार से हम सब लोगों ने देखा कि आंतरिक अभिप्रेरणा एक प्रकार से जैविक अभिप्रेरक जिनको हम मानते हैं, या जो प्रायः मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होती है, ये प्रत्येक व्यक्ति में कह सकते हैं आंतरिक रूप से कार्य करती हैं। लेकिन इनके बारे में भी हम कह सकते हैं कि आंतरिक अभिप्रेरणा जो है प्रत्येक व्यक्तियों में एक समान नहीं होती है, वरन व्यक्तियों में अलग अलग होती है। जिसकी आंतरिक अभिप्रेरणा जितनी बलवती या जितनी अधिक प्रबल होती है, वो व्यक्ति उतने ही उद्वेग या उद्वेलन या हम कह सकते हैं कि अंतर्नोद का अनुभव करता है। और कहीं पर भी अगर अंतर्नोद है, उद्वेलन है, तो व्यवहार जो है वो लक्ष्य निर्दिष्ट हो जाता है, और लक्ष्य निर्दिष्ट होने पर वो उपलब्धि अर्जित करता है। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये आंतरिक अभिप्रेरणा के रूप में कार्य करती हैं। और दूसरी एक प्रकार की जो अभिप्रेरणा है उनको हम कह सकते हैं बाह्य अभिप्रेरणा। अब ये जो बाह्य अभिप्रेरणा होती है, ये व्यक्ति की आंतरिक स्थिति का द्योतक न हो करके बाह्य रूप में कार्य करती हैं। और इनके बारे में जो पहली अभिप्रेरणा का स्वरूप कहा जा सकता है, अर्थात व्यक्ति जिस परिवेश में, जिस समाज में, जिस समूह में रहता है, वहां पर ये अभिप्रेरणाएं उसको प्रदान की जाती है। उदाहरण के लिए विद्यालय में, समाज में, घर में, परिवार में, पास पड़ोस में, कार्यस्थल पर, या जहां कहीं भी व्यक्ति रहता है, उसे कुछ ऐसे तत्व कार्य करते हैं या अभिप्रेरक प्राप्त होते हैं जिससे कि उस व्यक्ति के कार्य करने की स्थिति या दशा जो है वो परिवर्तित हो जाती है। उदाहरण के लिए अगर हम ध्यान पे देखें तो प्रत्येक नेतृत्वकर्ता अपने अनुयायियों को समय समय पर संबोधित करता रहता है, और उनके द्वारा जो संबोधन किया जाता है वो अपने साथियों को या अनुयायियों को अभिप्रेरित किया जाता है। हम कह सकते हैं कि कोई भी पुस्तक या कोई भी उपदेशक या कोई भी दार्शनिक, विचारक, वैज्ञानिक, शिक्षक, माता पिता के द्वारा विद्यार्थियों को, अपने बच्चों को या अपने पाले या अपने वार्ड को जो शिक्षा दी जाती है, जो सिखाया जाता है, बताया जाता है, वो एक प्रकार से अभिप्रेरणा ही है। तो आइए बाह्य अभिप्रेरणा को हम देखते हैं कि ये किस प्रकार से कार्य करती है। इसको हम देखते हैं बाह्य अभिप्रेरणा जो है, इसको जैसे देखें प्रशंसा एक बाह्य अभिप्रेरणा है, और कहा जा सकता है कि प्रशंसा जो है करके व्यक्ति को बड़े से बड़े कार्य करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। क्योंकि जब हम किसी व्यक्ति का जो स्वभाव है वो चाहता है, या कोई भी प्राणी या अधिगम करता वो चाहता है कि लोग उसकी प्रशंसा करें, और जब हम किसी व्यक्ति की प्रशंसा करते हैं तो उसे आनंद का अनुभव होता है, और आनंद या संतोष का अनुभव होने के कारण वो व्यक्ति अधिक सक्रिय हो जाता है। तो हम कहते हैं किसी व्यक्ति पे कोई कार्य कराना हो तो पहले हमें उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। और विद्यार्थियों को सिखाने के लिए अगर हम ये विद्यार्थी से कहें कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप बड़े अच्छे विद्यार्थी हो, सीखने की प्रक्रिया में सभी से गलती होती है, लेकिन आप तो कम गलती कर रहे हो, आपके पहले वाले लोगों ने तो बहुत सारी गलतियों के पश्चात इस क्रिया को सीखा, आपने तो बिल्कुल एक दो बार ही गलती की।
तो ये जो प्रशंसा होती है ये बाह्य अभिप्रेरणा के रूप में कार्य करती है। और इसके अपोजिट या प्रशंसा के अपोजिट एक और अभिप्रेरणा कार्य करती है जिसे हम निंदा कह सकते हैं। निंदा भी कभी कभी अभिप्रेरणा के रूप में कार्य करती है। बहुत सारे ऐसे इतिहास में उदाहरण भरे पड़े हैं। चाणक्य की निंदा या आलोचना की गई मगध सम्राट के द्वारा, जिसके फलस्वरूप वो अभिप्रेरित हुए। और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा था कि जिस नंद वंश के द्वारा मेरा उपहास उड़ाया जा रहा है, मैं उस नंद वंश का इस पृथ्वी पे या भारतवर्ष से, आर्यावर्ष से विनाश कर दूंगा। तो कभी कभी हम देखते हैं कि प्रशंसा और निंदा जो है ये बाह्य अभिप्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। व्यक्ति न केवल प्रशंसा के द्वारा अभिप्रेरित होता है वरन निंदा के द्वारा भी अभिप्रेरित होता है। कैसे? गोस्वामी तुलसीदास को तुलसीदास या गोस्वामी तुलसीदास बना देने वाली उनकी धर्मपत्नी थी, जिन्होंने आलोचना करते हुए कहा था कि आप इस हाण और चांद के शरीर पे जितना प्रेम करते हो उतना प्रेम यदि आप राम से करते तो न जाने क्या हो जाता। और उसी के पश्चात हमको गोस्वामी तुलसीदास जी का प्रादुर्भाव प्राप्त होता है। तो हम कह सकते हैं प्रशंसा और निंदा जो है ये अभिप्रेरणा के रूप में कार्य करते हैं, बाह्य अभिप्रेरणा के रूप में। और दूसरा है पुरस्कार और दंड। पुरस्कार और दंड जो है ये बाह्य अभिप्रेरणा के रूप में कार्य करते हैं। पुरस्कार को हम पुनर्बलन के रूप में परिभाषित करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत। और आज के संदर्भ में तो कहा जाता है, कल मैंने परिभाषा देते हुए कहा था कि अभिप्रेरणा अधिगम का राजमार्ग है। ये बात कहते हैं स्किनर महोदय। और स्किनर महोदय कहते हैं कि पुनर्बलन जो है वो वांछित क्रिया को मजबूत करने का या सशक्त करने का सबसे बड़ा माध्यम है। तो पुरस्कार दे करके बालकों को प्रोत्साहित किया जाता है, उनके द्वारा पुरस्कार के द्वारा उन्हें क्रियाशील बनाया जाता है, सक्रिय बनाया जाता है। और आज के अधिगम के क्षेत्र में तो कहा जा सकता है कि मनोवैज्ञानिक ढंग से ये प्रयोगों द्वारा सिद्ध हो चुका है कि सीखने की प्रक्रिया में प्रशंसा और पुरस्कार दोनों का बहुत अधिक महत्व है। हमें सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में प्रशंसा और पुरस्कार रूपी बाह्य अभिप्रेरक का बहुत अधिक मात्रा में या अच्छे ढंग से प्रयोग करना चाहिए। और जितना अच्छे ढंग से हम प्रयोग करेंगे, सीखने और सिखाने की जो प्रक्रिया है वो हम कह सकते हैं कि उतने ही अधिक अच्छे ढंग से संचालित होगी। तो कह सकते हैं कि बाह्य अभिप्रेरक के रूप में प्रशंसा भी कार्य करती है, उसके अपोजिट या उसके विरोध में निंदा भी कार्य करती है, पुरस्कार भी कार्य करता है, और कभी कभी दंड भी अभिप्रेरक के रूप में कार्य करता है। कैसे? कहा जाता है, बहुत सारे उदाहरण हमको व्यवहार में दिखाई देते हैं कि यदि बालक के द्वारा कोई गलती या त्रुटि की जा रही है तो उसी समय उसे रोक देना चाहिए या टोक देना चाहिए, क्योंकि कभी कभी व्यवहार को नियंत्रित करने का माध्यम जो है वो दंड है। यद्यपि कि मनोवैज्ञानिक आज के संबंध में या आज के संदर्भ में कह रहे हैं कि सीखने और सिखाने की प्रक्रिया दंड आधारित नहीं होनी चाहिए और पुनर्बलन या पुरस्कार का प्रयोग करके ही बालकों को अच्छी आदतें सिखाई जा सकती हैं। क्योंकि अगर बालकों को दंड दिया जाता है तो आगे चल करके इसका दुष्प्रभाव या गलत प्रभाव भी पड़ता है, उसके बारे में भी कभी चर्चा करेंगे। और इसके अलावा अगला जो बाह्य अभिप्रेरक है वो है प्रगति का ज्ञान। प्रगति का ज्ञान या प्रगति का बोध भी हम कह सकते हैं, ज्ञान भी कह सकते हैं। बालक जब सीख रहे होते हैं या किसी क्षेत्र में अधिगम प्राप्त कर रहे होते हैं और उनको ये बताया जाए कि आपके सीखने की गति क्या है, और अगर इसका बोध उनको अच्छे ढंग से प्राप्त हो जाता है, समझा दिया जाता है, तो ये भी एक प्रकार से बाह्य अभिप्रेरक का कार्य करता है। और बाह्य अभिप्रेरक के रूप में प्रगति का ज्ञान या परिणाम का बोध जो है, इसको हम एक अन्य रूप में ले सकते हैं, प्रगति का ज्ञान या परिणाम का बोध।
अब जाहिर सी बात है, अगर किसी बालक को या बालकों के समूह को सिखाया जा रहा है या किसी रूप में सक्रिय किया गया है, क्रियाशील बनाया गया है और उनके द्वारा जो कार्य या अभ्यास किया जा रहा है उसमें उनको जब बताया जाता है कि आपके द्वारा किया गया कार्य जो है बड़ा ही श्रेष्ठ है, बड़ा ही अच्छा है, तो उनके कार्य में और सुधार होते हुए देखा गया है। उन बालकों की अपेक्षा जब वो सीख रहे होते हैं या क्रियाशील होते हैं तो उनको अनुभव न कराया जाए कि आप सही कार्य कर रहे हैं या गलत कार्य कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में बाह्य अभिप्रेरणा के रूप में ये प्रगति का ज्ञान या परिणाम का बोध करा देना बाह्य अभिप्रेरक के रूप में कार्य करता है। और प्रायः देखा गया है कि व्यक्तियों या बालकों को जब ये परिणाम का बोध करा दिया जाता है या प्रगति का ज्ञान, एक प्रकार से जब हम सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में बालकों के मासिक टेस्ट या त्रैमासिक टेस्ट या परीक्षा परिणाम से उन्हें अवगत कराते हैं, तो ये परीक्षा परिणाम या उपलब्धि अर्जन के जो कार्य हैं या उपलब्धि से परिचित कराना या उपलब्धियों का ज्ञान उनको करा देना एक प्रकार से बाह्य अभिप्रेरक के रूप में कार्य करता है। तो हम कह सकते हैं कि बाह्य अभिप्रेरक के रूप में प्रगति का ज्ञान या परिणाम का बोध हो जाने पर ये बाह्य अभिप्रेरक के रूप में कार्य करता है। और अगला जो अभिप्रेरणा है, बाह्य अभिप्रेरक है, वो है व्यवहार का सामाजिक अनुमोदन। सामाजिक अनुमोदन, जाहिर सी बात है कि प्राणियों में ये आकांक्षा होती है, अभिलाषा होती है, इच्छा होती है कि उनके द्वारा जो व्यवहार प्रकट किया जा रहा है, जो कार्य किया जा रहा है, उस कार्य की लोगों के द्वारा प्रशंसा की जानी चाहिए या लोगों के द्वारा उसको स्वीकृति प्रदान की जानी चाहिए। तो हम जब ये पाते हैं कि किसी भी व्यक्ति के व्यवहार, चरित्र, स्वभाव इत्यादि को सामाजिक अनुमोदन प्राप्त होता है, लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, उसको बधाइयां देते हैं या उसकी चर्चा करते हैं, तो ये भी एक प्रकार से बाह्य अभिप्रेरणा का कार्य करता है। क्योंकि किसी भी व्यवहार का जो सामाजिक अनुमोदन है वो व्यक्ति को और अधिक अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। यही कारण है कि प्रायः कहा जाता है समाज में अच्छे व्यक्तियों की प्रशंसा सदैव करते रहना चाहिए यदि हम समाज में अच्छाई लाना चाहते हैं। कभी भी किसी अच्छे कार्य का हमें उत्साहवर्धन करने में, उसकी प्रशंसा करने में, उनकी बड़ाई करने में संकोच नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर हम संकोच करने का कार्य करते हैं तो इससे जिस व्यक्ति के द्वारा अच्छा या श्रेष्ठ कार्य किया जा रहा है उस अच्छे और श्रेष्ठ कार्य को अभिप्रेरणा जो है सही तरीके से नहीं मिल पाती है। इसीलिए कहा जाता है कि श्रेष्ठ कार्य सदैव प्रशंसनीय होता है और प्रशंसनीय होने पर प्रत्येक जो श्रेष्ठ कार्य है वो अभिप्रेरणा व्यक्ति को और अधिक बलवती प्राप्त होती है या कह लीजिए और अधिक वो अभिप्रेरित होता है। इसके अलावा और जो कहा जा सकता है बाह्य अभिप्रेरणा के रूप में वो है प्रतिस्पर्धा, प्रतियोगिता एवं सहयोग। ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रत्येक व्यक्ति चाहते हैं कि मुझे समाज का नेतृत्व करने का सुअवसर प्राप्त हो, लोग मेरे निर्देशानुसार या मेरे परामर्शानुसार कार्य करें। नेतृत्व करने की अभिलाषा, दूसरे व्यक्तियों पर शासन करने की इच्छा या अपने को श्रेष्ठ साबित करने की इच्छा या आकांक्षा, महत्वाकांक्षा प्रत्येक व्यक्ति में होती है और ये बाह्य अभिप्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। क्योंकि प्रतिस्पर्धा किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने में या किसी क्षेत्र में उपलब्धि अर्जित करने के बारे में जितने भी लोग प्रयत्न कर रहे होते हैं सबके बीच में कोई ना कोई प्रतिस्पर्धा या हम कह सकते हैं प्रतियोगिता की भावना पाई जाती है। और ये जो प्रतियोगिता की भावना है एक प्रकार से व्यक्ति को श्रेष्ठ साबित करने के लिए प्रेरित करती है और व्यक्ति को ये
अभिप्रेरणा प्राप्त होती है कि मैं औरों से अलग हूं या मैं और अधिक कार्य करूंगा, तभी मैं ज्यादा लोगों के बीच में अपना स्थान बना पाऊंगा, या मेरी पहचान या मेरी आइडेंटिटी जो है तभी बन पाएगी जब मैं श्रेष्ठ ढंग से कार्य करूंगा। तो हम कह सकते हैं कि बाह्य अभिप्रेरणा के रूप में ये प्रतिस्पर्धा, प्रतियोगिता और सहयोग। देखें, मनुष्य जो है एक प्रकार से सामाजिक प्राणी है, और सामाजिक प्राणी होने के कारण मनुष्य में सहकारिता या सहयोग की भावना भी पाई जाती है, और सहयोग के द्वारा ही अगर हम ध्यान पे देखें तो मानव सभ्यता और संस्कृति का विकास इसलिए हो सका है क्योंकि मानव समुदाय के बीच में सहयोग की भावना भी पाई जाती है। व्यक्ति जो होते हैं एक दूसरे के साथ मिलकर के सफलता अर्जित करना चाहते हैं, तो हम कह सकते हैं सहयोग भी एक प्रकार से बाह्य अभिप्रेरक के रूप में कार्य करता है। सीखने की प्रक्रिया में जैसे किसी बालक को जब कहा जाता है कि तुम जो लिख रहे हो या पढ़ रहे हो इसमें कहीं पर भी कठिनाई आए तो मुझसे बताना, मैं आपकी सहायता करूंगा, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। तो बालक के अंदर एक विश्वास जागृत होता है कि चलिए अगर मुझसे कोई गलती हुई, कोई भूल हुई तो इनके द्वारा जो है उसको नजरअंदाज किया जाएगा या मेरी सहायता की जाएगी। तो एक आत्मविश्वास बढ़ता है, या हम कह सकते हैं कि ये जो विश्वास या आत्मविश्वास बढ़ता है इससे व्यक्ति के कार्य करने की क्षमता में अभिवृद्धि होती है, और अभिप्रेरणा एक प्रकार से व्यक्ति को क्रियाशील या सक्रिय बनाने का माध्यम है। तो हम कह सकते हैं कि बाह्य अभिप्रेरक के रूप में ये कार्य जो है प्रतिस्पर्धा, प्रतियोगिता और सहयोग के रूप में कार्य किया जाता है। तो इस प्रकार से अगर हम देखते हैं कि अभिप्रेरणा दो प्रकार की मुख्य रूप से होती है। पहली है आंतरिक अभिप्रेरणा, जिसको मूल प्रवृत्तियों पर आधारित अगर हम देखें तो कह सकते हैं कि मूल प्रवृत्तियों पर आधारित, और इस आंतरिक अभिप्रेरणा में कुछ अभिप्रेरणाएं तो जैविक अभिप्रेरणा, और जैविक अभिप्रेरणा से तात्पर्य है कि ये प्रत्येक व्यक्तियों में समान रूप से पाई जाती हैं, जैसे भूख, प्यास, नींद, सेक्स या संचय की प्रवृत्ति, या हास्य मनोवृत्ति, या पलायन की प्रवृत्ति, भय जिसको हम कह सकते हैं, जो गुस्सा कह सकते हैं। बहुत सारी मूल प्रवृत्तियां जो 14 हैं ये सब में पाई जाती है। लेकिन इसके अतिरिक्त भी कुछ आंतरिक अभिप्रेरणाएं होती हैं जिनको हम कह सकते हैं उपलब्धि की आकांक्षा, संबंधन की आवश्यकता, चिंता, अन्वेषण एवं जिज्ञासा। ये व्यक्तियों में अलग अलग मात्रा या दर में पाई जाती हैं। जिस व्यक्ति में जितनी अधिक इनकी स्थिति होती है या दशा होती है उसी के अनुपात में व्यक्ति जो है वो अभिप्रेरित होकर के व्यवहार में उसका जो क्रियाशील होना या सक्रिय होना पाया जाता है। और फिर इसके अतिरिक्त आता है दूसरे नंबर पर बाह्य अभिप्रेरणा। ये अभिप्रेरणा जो है व्यक्ति के सामाजिक वातावरण या सामाजिक परिवेश से संबंधित होती हैं, और इनको हम मनोसामाजिक अभिप्रेरणा भी कह सकते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख है प्रशंसा या निंदा। आज के संदर्भ में तो कहा जाता है कि व्यक्ति जो है वो प्रशंसा से बहुत प्रभावित होता है। प्रत्येक व्यक्ति को यश, मान, मर्यादा आदि की आकांक्षा या इच्छा होती है, और इनको प्राप्त करने के लिए व्यक्ति के द्वारा कभी कभी तो कहते हैं कि यश एक ऐसी चीज है, या कीर्ति या प्रतिष्ठा एक ऐसी चीज है कि व्यक्तियों के द्वारा अपने प्राणों को भी दांव पर लगा दिया गया है, या अपने प्राणों का बलिदान भी दे दिया गया है। तो सम्मान इसी के अंतर्गत फिर पुरस्कार और दंड जो है ये भी बाह्य अभिप्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। और आज की परिस्थितियों में तो कहा जा सकता है कि सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में पुरस्कार का उपयोग या पुनर्बलन का उपयोग करके बालकों को हम बड़े अच्छे ढंग से अभिप्रेरित कर सकते हैं और उन्हें सीखने की प्रक्रिया में अधिक अच्छे ढंग से सहभागी बना सकते हैं। और ध्यान देने वाली बात यह है कि
सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में बालक जितने अधिक सहभागी होंगे उनके द्वारा सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में उतनी ही अधिक उपलब्धि अर्जित की जाएगी। इसके अतिरिक्त हम कह सकते हैं सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में प्रगति का ज्ञान अर्थात जब सीखा जा रहा है, जब उपलब्धि अर्जित की जा रही है, तो उस समय उन बालकों को उनके प्रगति के ज्ञान से परिचित कराना चाहिए या उनके परिणाम का बोध करा देना चाहिए। उनके मूल्यांकन के जो कह सकते हैं मार्क्स कह सकते हैं या उपलब्धि अवसर जो उनका है उससे परिचित करा देने पर उनके अभिप्रेरणा के अवसर में और अभिवृद्धि हो जाती है। फिर व्यवहार का सामाजिक अनुमोदन। आज के संदर्भ में किसी भी बालक के व्यवहार का यदि सामाजिक अनुमोदन किया जाता है या उसको सामाजिक स्वीकृति प्राप्त होती है तो बालक अधिक अभिप्रेरित होता है और सार्थक ढंग से अपने व्यवहार की अभिव्यक्ति और अधिक अभिप्रेरित होकर के करने लगता है। इसके अतिरिक्त जैसे प्रतिस्पर्धा, प्रतियोगिता और सहयोग के द्वारा भी हम कह सकते हैं कि बाह्य अभिप्रेरणा के रूप में ये कार्य करती है। व्यक्ति जब देखता है कि पूरे समाज के लोगों के बीच में प्रतियोगिता है या प्रतिस्पर्धा है, तो ये प्रतियोगिता या प्रतिस्पर्धा व्यक्ति को एक प्रकार से अभिप्रेरित करती है और उपलब्धि प्राप्त करने के लिए आंतरिक हलचल या आंतरिक उद्वेलन या आंतरिक कह सकते हैं अंतर्नोद व्यक्ति में उत्पन्न करती है और सहयोग की भावना भी व्यक्तियों में बाह्य अभिप्रेरक के रूप में कार्य करती है। तो इस प्रकार से हम सब लोगों ने देखा कि अभिप्रेरणा मूलतः दो प्रकार की होती है और दो प्रकारों में अलग अलग उसके फिर उप प्रकार पाए जाते हैं। तो इसी प्रकार से आगे हम सब लोग अध्ययन करते रहेंगे। धन्यवाद।